नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्टी रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। चाहे आपका सीटेट एग्जाम हो, इसके अलावा आपकी जो भी टीचर्स भर्ती की परीक्षाएं होंगे जिसमें आपके ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। और वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न पूछना क्या चाहता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछले वर्ष आपको बता दें 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न मैं इसलिए ले आता हूँ कि आपको पता चल जाएगा किस टाइप के आप ऑफलाइन पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, और दोस्तों इस प्रश्नों के रिपीट होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए मैं आपके प्रैक्टिस सेट में इन सब प्रश्नों को शामिल करता हूँ। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पूछ रहा है कि अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेती की मिट्टी कैसी बन जाएगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसके खेत की जो मिट्टी है वह किस तरीके की हो जाएगी। अगर कोई किसान है कि एक ही फसल को बार बार एक ही, जैसे कोई क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे भी क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में एक ही फसल को बार बार उगा रहा है। जैसे धान की खेती करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करता है और बार बार एक ही प्रकार की खेती को कर रहा है, तो उससे क्या उसकी जो मिट्टी है दोस्तों वो किस तरीके की हो जाएगी। तो बता दें आपको, ऑप्शन नंबर 1 है कि केवल धान की फसल के लिए उपयोगी हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त हो जाएगा, अनंतः किसी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बार बार कोई भी किसान है अगर एक ही फसल को बार बार ले रहा है उस धरती से, या कह सकते हैं उस मिट्टी से, तो आपको बता दें एक समय ऐसा आएगा कि उस खेत की मिट्टी से किसी भी प्रकार की फसल जो है उगाना असंभव हो जाएगा। अनंतः क्या होगा, किसी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और दोस्तों आपको बता दें सभी प्रश्न अच्छे हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या सेकंड है, कह रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। बिहार राज्य के लोग दोस्तों मधुमक्खी पालन का बिजनेस करते हैं, और मधुमक्खी पालन का जो समय होता है सबसे उपयुक्त कौन सा समय माना गया है। जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो कौन सा समय जो है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे उपयुक्त जो समय माना गया है किसके लिए, वे मधुमक्खी पालन के लिए वो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मंथ ही क्यों सबसे उपयुक्त होता है। क्योंकि मधुमक्खी जो होती है और उसके अंडा देने का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक ही होता है। इसलिए दोस्तों मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय यही माना गया है। और कभी ये पूछ लेता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कितनी रानी मधुमक्खियाँ होती है, तो उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, और सबसे ज़्यादा उसमें जो मक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते के लिए रस जुटाना या मधुमक्खी छत्ते का निर्माण करना, ये सारी क्रियाएं जो हैं श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और सभी प्रश्न दोस्तों आपको बता दें कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक फसल काटने के बाद, कह रहा है कि मिजोरम में प्रचलित झूम के खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कि क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है। कथन भी दे रखा है कि भूमि पर उगाने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। कथन सी है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और कथन डी है कि एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कथन ई है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। सही कथन इसमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि झूम की जो खेती होती है
वो कहाँ की जाती है? झूम की खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि होती है। कैसी होती है? एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि होती है। यह कहाँ पे की जाती है? यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा की जाने वाली कृषि है। ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि इसे काट और दाह कृषि भी कहा जाता है। इसको काट या दाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। काट या दाह कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है इसमें, यह एक स्थानांतरण खेती कार्य है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है। कैसे? एकदम ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार की कुछ भी उगाया नहीं जाता है। उसके बाद वह उन क्षेत्र को साफ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। कहने का मतलब काट और दाह मतलब काटने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है और उसकी जोती हुई जगह और उसको खूब अच्छे से दोस्तों उसकी क्या की जाती है? जुताई की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही। कथन नंबर 1 जो दिया है बिल्कुल सही है। भूमि पर उगने वाले बाँस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। ये भी आपका राइट हो गया। और बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो दोस्तों आपका इसमें से जो राइट जवाब होगा, तो बता दें आपको इसका राइट जवाब, ठीक है, और डी, एक खेत में 3 या 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है कि भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता को कैसे पहचाना जाता है। भौतिक रूप से जो मिट्टी की शुष्क विशेषता होती है उसको किस तरीके से पहचाना जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में जल होता है। इसमें पौधों के लिए प्रकाश पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता है। इस मिट्टी में लवण की उच्च सांद्रता होती है। यह मिट्टी कठोर पथरीली होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो शुष्क मिट्टी होती है वो होती क्या है। भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी का अर्थ होता है जल मिट्टी के भीतर मौजूद है। जल जो होता है वो मिट्टी के भीतर मौजूद होता है लेकिन पौधों के लिए सुलभ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि उसे पौधे जो हैं उनके उपयोग के लिए नहीं होता है। ऐसी मिट्टी जो होती है दोस्तों कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियां उपयुक्त रूप से खारे दलदल वाले क्षेत्रों में या ठंडी रेगिस्तान या जल भराव वाले मिट्टी में होती है। भौतिक रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसमें लवण सांद्रता जो होती है वो उच्च होती है। कहने का मतलब है कि लवण सांद्रता की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और बता दें आपको यह आमतौर पर ऑक्सीजन की कमी और उच्च लवणता सामग्री से मृत मिट्टी होती है। कैसी होती है? मृत मतलब इसको मृत मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसमें लवण सांद्रता अधिक होती है या लवण सांद्रता उच्च सांद्रता की होती है उसे शुष्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोस्तों ऐसी मिट्टी में लवण की उच्च सांद्रता होती है। ऐसी मिट्टी में नमी तो होती है। कहने का मतलब ऐसी मिट्टी के भीतर जो है जल तो मौजूद होता है लेकिन पौधों के लिए सुलभ नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है, पूछ रहा है दोस्तों कि बिहार में लीची का उत्पादन है। बिहार में जो लीची का उत्पादन होता है वह भारत के उत्पादन का 7%, भारत के उत्पादन का 50%, भारत के उत्पादन का 74%, भारत के उत्पादन का 80%, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको बता दें दोस्तों लीची जो है, लीची होता क्या है पहले आप जान लीजिए कि लीची क्या है। लीची भारत का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला एक फल है जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पसंद करते हैं दोस्तों। खाने में अच्छा होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से आपको बता दें कि ये कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से इसकी खेती कहाँ पे होती है या कहाँ पाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में केंद्रित है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पे? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में इसकी खेती की है। बिहार का लीची उत्पादन भारत के सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार में
जो लीची का उत्पादन होता है, भारत के उत्पादन का 74%, भारत के उत्पादन का 74% जो लीची का उत्पादन है वो बिहार से किया जाता है दोस्तों। बिहार लीची उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है, अगर माना जाए तो अग्रणी जिला नहीं दोस्तों, अग्रणी राज्य है, ठीक है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल और असम। अगर सबसे बात की जाए कि सबसे बड़ा जिला जो सबसे बड़ा राज्य है लीची उत्पादन का, वो बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर असम है। चलिए, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ही फसल को बार बार उगाना और बहुत सारे रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी बनती है। एक ही फसल को बार बार उगाने से और मिट्टी में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ, अनउपजाऊ, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनउपजाऊ हो जाएगी। अगर एक ही मिट्टी में विभिन्न प्रकार की रसायनों का उपयोग करके एक ही फसल को बार बार उगाया जाएगा तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी और मिट्टी एक समय ऐसा आएगा कि बंजर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को, 5 जून को, 22 मार्च को, या 24 जनवरी को? तो दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 22 मार्च को, हर साल जो 22 मार्च का दिन होता है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस पानी और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले अरब लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है दोस्तों। विश्व जल दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि सबको जागरूक किया जाए और जो पानी की दोस्तों लोग अनावश्यक यूज करते हैं या उपयोग करते हैं उससे बचा जा सके, ताकि उनको इस चीज़ से अवगत या कराया जाए दोस्तों, ताकि अरब लोग ऐसे हैं जो पानी के बिना हैं, ठीक है। इसलिए पर्यावरण जो आपका जल दिवस है इसलिए मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार अगर पूछ लेता है कभी कभी कि पहली बार जल दिवस कब मनाया गया था, तो 22 मार्च 1993 दोस्तों, 22 मार्च 1993 को पहली बार जल दिवस मनाया गया था, ठीक है। और इसमें और जान लीजिए कि जो जल दिवस मनाया गया था पहली बार मनाया गया 1993 में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि 2018 की थीम क्या थी, तो 2018 की थीम पाने के लिए प्रकृति 2018 की थीम थी जल दिवस मनाने की। 2019 की थीम थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। 2019 की थीम कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि 2019 का थीम क्या था विश्व जल दिवस मनाने का, कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। और 2020 का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 22 मार्च होगा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। यहाँ वायुमंडल के परत के बारे में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल जो होता है उसके सबसे नीचे की परत क्या होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या ओजोन मंडल? तो जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है क्या होती है? क्षोभ मंडल जो होता है वो वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा या निचली परत होती है। और वातावरण में तापमान के आधार पे परतों का समावेश होता है। वातावरण में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, जैसा तापमान होता है उस प्रकार से उनका डिक्लेरेशन ये कर सकते हैं कि उनको डिवाइड किया गया। ये परतें कौन कौन सी परतें हैं होती हैं आप जान लीजिए। ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है और थर्मोस्फीयर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है, कहने का मतलब जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, किसके कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और मीथेन गैस के कारण जब पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उस समय की उस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो परत होती है वो क्या होती है? क्षोभ मंडल होता है। इस प्रश्न का भी राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप जान लीजिए
कि वायु दाब मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या आर्द्रता मापी। तो वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। उसके अलावा आप जान लीजिए कि थर्मामीटर क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है या आर्द्रता मीटर क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जानिए कि जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ होता क्या है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, जो भूकंप की तीव्रता होती है या भूकंप के दौरान सतह पर आने वाले तरंगों को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाले तरंगों को रिकॉर्ड करता है। कहने का मतलब है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और बैरोमीटर तो मैंने आपको बता दिया कि बैरोमीटर है वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए कि थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों का काश के विषय में अध्ययन कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि काश के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, किसके बारे में बताना है, काश के विषय में आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना दोस्तों, और उसके बारे में आपको बताना है कि काश होता क्या है। कथन एक दे रखा है कि यह एल्युमिनियम लोहा तांबे जैसा तत्व होता है। कथन बी है कि यह एक भट्टी में तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। कथन सी है कि आदिवासी व्यक्ति हजारों वर्षों से कांच का प्रयोग करते आ रहे हैं। कथन डी है कि कांच द्वारा निर्मित वस्तुएं हल्की परंतु एल्युमिनियम द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती हैं। सही कथन क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि एल्युमिनियम जो होता है इसके बारे में सही कथन जो कांच के बारे में, कांच जो होता है भट्टी में तांबे और टिन को पिघला के बनाया जाता है। बिल्कुल सही कथन जो भी है वो तो सही हो गया दोस्तों। इसके अलावा जो कथन सी है कह रहा है कि आदिवासी व्यक्ति हजारों वर्षों से कांच का प्रयोग करते आ रहे हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। बी और सी कथन क्या है, राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, उसको देखिएगा। कह रहा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है। जो तरुण भारत संघ नामक एक समूह है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो करता क्या है। तरुण भारत संघ नामक जो समूह दोस्तों राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है तरुण भारत संघ। इसका जो मुख्यालय है आपको बता दें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, राजस्थान के अलवर जिले में इसका मुख्यालय है। और इसका काम दोस्तों ये लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए, परिस्थितियों के अनुसाधन और भूमि विकास करने के लिए जाना जाता है। ये बड़े से उनके पानी की व्यवस्था के बारे में पूछता है। ठीक है, वे बड़ों से उनके समय में पानी की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया, तरुण भारत संघ नामक समूह जो है वो पुरानी झीलों का निर्माण संबंधित है। अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करता है। स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है। EWS से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं या पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण। दोस्तों आपको बता दें कि तरुण भारत संघ नामक जो संस्था है वो लोगों से जल की उपलब्धता के बारे में पूछता है और उनके लिए दोस्तों उस परिस्थितियों के अनुसार उसमें विकास करने की पूरी कोशिश करता है, उसके लिए ही जाना जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, वे पुरानी झीलों और जोहड़ों का पुनर्निर्माण करते हैं और नए भी बनाते हैं। दोस्तों इनका काम ही होता है कि पुरानी जो झीलें हैं और जो जोहड़े हैं उनका पुनर्निर्माण करना, ताकि लोगों को जो जल की कमी हो रही है उसको मुहैया करवा सकें। तो इस प्रकार पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करने के तरुण भारत संघ जो है वो जाना जाता है। और इसके निर्देशक जो है दोस्तों आपको बता दें, तरुण भारत संघ के जो निर्देशक हैं वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद तरुण भारत संघ के क्या हैं, निर्देशक हैं, या उनके निर्देशन में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक्वेरियम वायु पंप क्यों रखा जाता है। एक्वेरियम जो में एक वायु पंप क्यों रखा जाता है। जल पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को जल में घोलने के लिए,
एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या जल को साफ करने के लिए। तो एक्वेरियम में एक वायु पंप रखा जाता है। दोस्तों आप कहीं पे गए होंगे तो जहाँ पे कहीं पे जाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए या कहीं पे जाइए, तो वहाँ एक बॉक्स टाइप बना होता है दोस्तों, जल रखा रहता है उसमें, और उसमें मछलियाँ भी डाली जाती हैं, ठीक है। उसी में एक वायु पंप रखा जाता है। उसका कारण क्या होता है, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को जल में घोला जा सके। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं। रेनू की जो दादी हैं उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं और उसे बताती हैं कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूरी तरीके से सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? कथन एक है कि पेड़, कुओं, आसपास के क्षेत्रफल की मिट्टी अब सीमेंटेड से, या कह सकते हैं कि सीमेंट से ढकी जा चुकी है, ठीक है, सीमेंट से ढकी जा चुकी है। पास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप आ गए हैं। और कथन सी जो दिया है, कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता जो अब हर किसी के घर में नल है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कारण क्या हो सकता है, कुएं पानी सूखने का जो कारण है दोस्तों आप उसको जान लीजिए। कुएं पानी सूखने का सबसे बड़ा कारण है कि आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे क्या हैं, बोरिंग पंप आ गए हैं, ठीक है, और पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्र की जो मिट्टी है अब वो सीमेंटेड हो गई है। इस कारण से कुएं अब सूख गए हैं। तो इस प्रश्न का अगर आप राइट जवाब देखेंगे तो कथन ए और कथन बी जो है ये दोनों ही क्या है, राइट हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जानिए दोस्तों, एक कुएं में पानी का हर कई चीज़ों पर निर्भर करता है। एक कुएं में पानी का सूख जाना या कुएं पानी रहना वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे पेड़, कुआं और आसपास के क्षेत्र की जो मिट्टी है अब सीमेंटेड हो गई है। आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारे पंप लग गए हैं। कुएं की गहराई हो गई है, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि को भी पानी के अधिक उपयोग की आवश्यकता हो गई। इन सभी कारणों से कुआं में पानी तेजी से सूख जा रहा है दोस्तों। और पहले की तरह अब बारिश भी नहीं होती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पानी सूखने का, इसको भी जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रजत ने अपने दोस्त से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार से, या कह सकते हैं कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं कपकपी, बुखार और सिर दर्द से गुजर रहा हूँ और अंत में पसीना भी आता है। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत पीड़ित हो सकता है। दोस्तों रजत अपने दोस्त से कहता है कि मैं खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बुखार है और कपकपी भी आ रहा है और सिर में दर्द भी है। ये लक्षण है दोस्तों मलेरिया का। किसका लक्षण है? मलेरिया का लक्षण है। और उसके लिए डॉक्टर ने उसे एक कड़वी दवा भी दी है, ठीक है। तो मलेरिया होता किससे है? मच्छरों के काटने से फैलता है और इसका उपचार जो होता है, सिकोना जो होता है, वृक्ष होता है सिकोना, उसकी छाल से इसकी दवा बनाई जाती है और इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पसंद नापसंद की चर्चा करते हुए छात्र कहता है कि मैं और मेरी माँ दोनों को साफ खाना पसंद है और जब हम सबका साफ खाने का मन होता है तो हम सब कहाँ चले जाते हैं? पास के होटल में जाते हैं और लेंगहुफिन एक होता है, उसी को हम सब खा लेते हैं, ठीक है। तो कहते का मतलब वो उसी को खाते हैं। यह छात्र कहाँ का रहने वाला हो सकता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके 2014 में पूछा गया है और आगे भी इसके रिपीट होने की संभावना है। तो छात्र कहाँ का हो सकता है? असम का, हांगकांग का, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश का। तो यह छात्र जो है वो कहाँ का हो सकता है? वह हांगकांग का रहने वाला है, ठीक है। तो हांगकांग के छात्र है और हांगकांग का जो भोजन है दोस्तों, पका हुआ सांप और सांप का जूस जो होता है वो हांगकांग के लोगों का प्रिय भोजन होता है दोस्तों। कह सकते हैं कि वहाँ इसको बहुत चाव से लोग खाते हैं। और असम में क्या खाना पसंद करते हैं?
असम के लोग जो होते हैं दोस्तों, वो चावल और अचार बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चावल के साथ अचार हुआ या चावल के साथ मांस का सेवन करते हैं। चिकन और सुअर के मांस जैसे विभिन्न मांसाहारी व्यंजकों के साथ किया जाता है चावल का सेवन। कहाँ पे? असम में। असम के जो लोग होते हैं दोस्तों, आप जान लीजिए फिर से कि यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है असम, और यहाँ पे चावल का सेवन मांस, चिकन और सुअर के मांस जैसे विभिन्न प्रकार के मांसाहारी व्यंजकों के साथ किया जाता है। और आपको बता दें यहाँ को लोग चावल के साथ अचार खाना भी पसंद करते हैं। और अभी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि गोवा के जो लोग हैं, गोवा के रहने वाले लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो आपको बता दें कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और कभी कभी केरल की बात आ जाती है, तो केरल के बारे में आप जान लीजिए कि केरल के जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, टेपी कोया और नारियल खाना पसंद करते हैं। टेपी कोया जिसको कसावा बोला जाता है, उसको और नारियल को खाना पसंद करते हैं। ये दोनों खाद्य पदार्थ तो वहाँ केरल के लोग होते हैं उनके आंगन में उगते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मृत सागर क्या होता है। मृत सागर क्या होता है? एक समुद्र जिसका जल विषैला होता है। एक समुद्र जिसका जल क्या होता है? विषैला होता है। एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा होता है। एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत आते हैं। एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक होता है। मृत सागर ऐसा सागर होता है जो सभी सागरों से ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों कह सकते हैं ज़्यादा खतरनाक नहीं, सॉरी, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा होता है, न कि खतरनाक होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा।